है सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ स्लीट जो होता है और जो पर्दा है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। इसलिए इसमें लेंस का यूज़ करते हैं और इसलिए इसमें प्लेन वेव फ्रंट आ जाता है। क्या क्या बात की हम लोग? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो स्रोत है, स्लीट है, पर्दा है, वो एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर हैं तो इसमें लेंस का उपयोग करेंगे और लेंस का चूंकि उपयोग कर देंगे तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा लाइट सोर्स से, जो लाइट सोर्स होता है उससे जो गोलीय तरंगाग्र निकलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट में चेंज हो जाएगा और इस प्लेन वेव फ्रंट से हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर। इसको सबसे पहले आप डिफाइन कर लिए। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक लाइट सोर्स लेना है आपको। ये एक लाइट सोर्स होता है और एक स्लीट ए बी लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर कोई पर्दा एक्स वाई है। चूंकि इनके बीच की दूरी बहुत अनंत दूरी पर है तो यहां से जो वेव फ्रंट निकल रहा है, यहां से जो तरंगाग्र निकलेगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, गोली तरंगाग्र होगा। मान लेते हैं गोली तरंगाग्र एम एम डेस है और ये लाइट निकला, ये लेंस L1 के ऊपर इंसिडेंट होगा और L1 के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद ये दोनों लाइट क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, है ना। और पैरेलल होकर के स्लीट ए बी के ऊपर इंसिडेंट होंगे इस तरीके से। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां से आप एक 90 डिग्री के एंगल पे, ताकि आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो कि ये मीड पॉइंट वाला हिस्सा है। अब ये दो लाइट रे किसी लेंस L2 के ऊपर अगर इंसिडेंट होंगे तो इनका कन्वर्ज हो जाएगा, किसी निश्चित बिंदु के ऊपर जाकर के मिल जाएंगे, है ना। लेंस L2 इनको क्या कर देगा? P पॉइंट पे मिला दिया। अब ध्यान दीजिए कि A से P तक गए और B से P तक गए हैं। दोनों ही केस में आपके पास कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में कलांतर जीरो है AP और BP में, और दोनों में पाथ डिफरेंस भी जीरो है। इसलिए यहाँ जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, यहाँ पे जो आप लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा वाला होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट बनाएगा P पॉइंट के ऊपर। ये तो एकदम सा क्लियर डिस्कशन हो गया नहीं? तो एक काम कर लीजिए आप, अब ये कहिए कि मान लेते हैं आपका ये रे थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो गया इस पॉइंट बी से, ऐसे नहीं जा रहा है, अब ये थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होके जा रहा है। तो जब थीटा एंगल पे लेंस L2 के ऊपर इंसिडेंस हुआ यहां पे, ठीक, अब क्या करेंगे? ये लेंस L इसको इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से अपवर्तित कर देगा। दूसरा, एक की अगर बात करें तो यहाँ एक एंगल फिर बना थीटा एंगल पे, लेंस L2 पे इंसिडेंट होगा और फिर इसी पॉइंट के ऊपर आके मिला। ये मिडिल वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ और परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा इसके ऊपर और सीधे सीधे निकल गया। तो P डेस एक नया पॉइंट मिला आपको जहां पे डिफ्रैक्शन होगा। सवाल ये जो P पॉइंट है वो क्या होगा? मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? ये सवाल आपके पास है। P डेस को आप उच्चिष्ट बोलेंगे या निम्निष्ट बोलेंगे? उच्चिष्ट या निम्निष्ट को अगर डिसाइड करना रहता है, हम लोग को बताना रहता है, तो आप कहते हैं कि हम लोग को पाथ डिफरेंस की जरूरत होती है। यहाँ देखिए B से P डेस तक आप गए हैं और A से P डेस तक गए हैं, तो A P डेस छोटा है, B P डेस बड़ा है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। उस पाथ डिफरेंस को आप देखिए कि कौन सा डिफ्रेक्शन होगा, क्योंकि पथांतर से ही तो पता चलता है कि वो दीप्त होगा कि अदीप्त होगा। जैसे आप लोग इंटरफेरेंस में कहते थे कि अगर पथांतर n लेमडा है तो दीप्त बनेगा और अगर पथांतर 2n+1 लेमडा बाई 2 है तो अदीप्त वाला केस आ जाएगा। इसी चीज के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पाथ डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। एक काम करिए, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में वही बता दीजिए कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होते हैं। बता दिया। इसमें आप बताइए कि
जो सोर्स होता है और जो स्क्रीन होता है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होते हैं, इसलिए यहाँ लेंस का यूज़ करते हैं और इसमें प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। दूसरा, इसका कंस्ट्रक्शन की लिखिए। कंस्ट्रक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपके पास यहाँ एक सोर्स होता है एस, एक स्लीट होगा ए बी, और ये जो स्लीट है ए बी उसका विड्थ कितना है, ए है, और इन दोनों के बीच में एक लेंस L1 रखा हुआ है और इस L1 के फोकस पे ये है। ठीक है, L1 के फोकस पे स्लीट रखा हुआ है और यहां से एक नया वेव फ्रंट जनरेट होगा L1 से, उसको आप लोग डब्ल्यू डैश लिख दीजिएगा और यहां उस वेव फ्रंट को इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। ये वेव फ्रंट है डब्ल्यू डैश का। क्लियर है? अब उसके बाद इस स्लिट के बाद में एक दूसरा लेंस L2 है जो लाइट रे को इस स्क्रीन के ऊपर फोकस करता है, पर्दे के ऊपर फोकस करेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आया। क्या क्या हुआ उसको आप अगले पॉइंट में लिख दीजिए, उसको वर्किंग कह दीजिएगा। वर्किंग में क्या बताएंगे आप कि भाई प्लेन वेव फ्रंट है, वो स्लिट ए बी के ऊपर इंसिडेंट होगा। तो हाइगन्स का रूल पता है आप लोग को क्या कहता है? हाइगन का नियम, हाइगन का नियम कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका के सोर्स के रूप में काम करता है और उससे हर एक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो उसी वेग से आगे बढ़ती है जिस वेग से सोर्स आगे बढ़ रहा होता है। हाइगन का नियम क्या कहता है? तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक स्रोत होता है। ठीक है, वेव फ्रंट के हर पॉइंट को आप सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। तो उस नियम के हिसाब से आपके जो वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स होगा और उससे जो वेव निकलेंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे? ओपी डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे। लेंस L2 के ऊपर इंसिडेंट होंगे और लेंस L2 उसको कहां फोकस कर देगा? P पॉइंट के ऊपर। तो जब P पॉइंट के ऊपर फोकस होगा तो ये जो P पॉइंट है वो A और B से सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए चूंकि सेम डिस्टेंस में है तो कला कितनी होगी? फेज डिफरेंस जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो होगा। तो P कंफर्म है सेंट्रल मैक्सिमा का केस है, केंद्रीय उच्चिष्ट है। लेकिन अगर हम ये माने कि ये जो लाइट रे है, मान लेते हैं P डैश पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, इसमें क्या हुआ है? OP से थीटा एंगल पे विवर्तन हुआ है। तो BP डैश और AP डैश डायरेक्शन में विवर्तन हुआ था, याद है? तो P डैश पॉइंट पे कौन सा विवर्तन होगा? P डैश पॉइंट से मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, वो डिपेंड करेगा कि फेज डिफरेंस कितना है और पाथ डिफरेंस कितना है पे। ठीक, तो इसीलिए हम लोग को क्या बताना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 3 बातें आप समझ गए। इंट्रोडक्शन क्लियर है, संरचना कंस्ट्रक्शन क्लियर है और वर्किंग क्लियर है। वर्किंग में आपने मुझसे पूछा है कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए। क्यों? ताकि पी डैश को हम डिसाइड कर सकें कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। ठीक, इसके लिए आप एक काम करिए, अपने डायग्राम को वापस ओपन करिए। आप दोबारा ड्रॉ मत करना, अपने डायग्राम पे वापस जाइए। वापस गए तो यहां इस डायग्राम को अच्छे से अगर आप देखें तो आपने क्या कहा? ये आपका जो स्लिट है, ये इसकी चौड़ाई a है और आपको ये भी दिखा कि BP डैश जो है वो AP डैश से बड़ा है। सवाल ये कितना बड़ा है? तो आप कहते हैं कि B से लेकर के C तक बड़ा है, इतना। AC आपने एक लंब डाल दिया है इस BP डैश के ऊपर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिए तो ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल थीटा होगा। अब पूछिए क्यों? देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छे से अगर आप देखिए तो ये जो लाइट डिफ्रैक्ट हुआ है ए पॉइंट से, जो लाइट रे इस दिशा में विवर्तित हुआ है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना,
इस डिफ्रेक्टेड लाइट रे के परपेंडिकुलर है। तो टोटल एंगल 90 का और उसका इतना वाला हिस्सा थीटा का, तो रिमेनिंग एंगल यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, 90 माइनस थीटा होगा। कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए, इसी क्रम में थोड़ा इसको मिटा देता हूं तो कंफ्यूजन खत्म होगा। ये 90 माइनस थीटा समझ में आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला गए, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला एरो और ये वाला एरो आपस में फिर 90 डिग्री पे है। ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो अब बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। भाई 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करो ना। 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी, ये वाला एंगल। सीधी सी बात है भाई, थीटा बचेगा। ये वाला एंगल कितने का हो गया, थीटा का। तो इस ए सी बी ट्रेंगल में आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि यही पाथ डिफरेंस है जो आपको बताएगा कि पी डेस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्लियर है। इसको पहले लिखिए आप। क्या लिखेंगे कि ए से बीपी डेस पर एसी एक लंब डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं फ्रॉम ए टू बीपी डेस। इट मींस एपी डेस और बीपी डेस में पाथ डिफरेंस कितने का है, पाथ डिफरेंस कितने का है जी, बीसी का ना। तो पाथ डिफरेंस को किस तरीके से दिखाते हो आप, डेल से। तो ये बीसी आ गया। अब सवाल है इस बीसी की वैल्यू बताइए। तो आप इस ट्रेंगल के पास जाइए ना भाई, एसीबी ट्रेंगल के पास गए। ये वाला एंगल को आपने थीटा कहा है, क्यों कहा है आपको पता है। थीटा एंगल के जस्ट सामने के साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। और 90 के जस्ट सामने वाले साइड को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो यहां हम लोग को इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, लंब और कर्ण, साइन थीटा। साइन थीटा अगर लगाएं तो ये मिला बी सी बाई ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, और हमको बी सी की वैल्यू चाहिए, और जो ये आएगा वो पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस इक्वल टू ए साइन थीटा। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपने निकाल लिया है। अब आप ये मान सकते हैं कि लगभग आपने खत्म कर लिया है अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक को। यहां आपका टारगेट क्या है, स्पीड डेस पॉइंट को बताइए कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा। उसके लिए मैं आपसे क्या पूछा था कि पाथ डिफरेंस बताओ, तो आपने कहा पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा है। अब अगर पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा है तो इस पी डेस पॉइंट का नेचर क्या होगा, उस पर बात करेंगे। करें, ये वाला इक्वेशन याद है। चलिए एक चीज ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस को दो ही चीजों में डिस्कस करेंगे आप, या तो एन लेमडा जहां एन 1 2 3 होगा, और या फिर 2n+1 लेमडा बाई 2। एक चीज ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस जितना भी रहे उसके हिसाब से इस स्लिट को भागों में बांटना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं, पाथ डिफरेंस जितना रहेगा उसी के हिसाब से इस स्लिट को बांटना रहेगा। कैसे, जैसे मैं बोलूंगा कि पाथ डिफरेंस लेमडा का है, तो आप कहना सर स्लिट को दो बराबर भाग में बांटेंगे, तो एक हिस्सा कितने का हो जाएगा, लेमडा बाई 2 का, और दूसरा हिस्सा कितने का हो जाएगा, लेमडा बाई 2 का। उसी प्रकार अगर मैं कहूं पाथ डिफरेंस 2 लेमडा का है, तो आप कहना इसको चार भागों में बांटेंगे। पहला भाग लेमडा बाई 2, दूसरा लेमडा बाई 2, तीसरा लेमडा बाई 2, चौथा लेमडा बाई 2। क्लियर है, क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जब भी आपके पास पाथ डिफरेंस को एक्सप्लेन करना रहेगा कि पी डेस पे मैक्सिमा या मिनिमा बना है कि नहीं, उसके हिसाब से स्लिट को आपको बांटना है, और इस तरीके से बांटना है कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का हो। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते टेढ़ा बन रहा है ना मेरे लाइन, मान लेते हैं ये एक ट्रेंगल है, बोलिए हाँ, और एक छोटा ट्रेंगल है। तो ये छोटा ट्रेंगल इस बड़े ट्रेंगल के समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता था,
इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये थेल्स थ्योरम है। तो रेशियो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आधा करना पड़ेगा ना भाई, और इसको भी आधा करना पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो अगर मैं बोलूं ये x है ये y है, तो इसके साइड का रेशियो कितना है, मान लेते हैं y/x है, ठीक। तो ये वाला रेशियो कितना होना चाहिए, ये भी y/x आना चाहिए। तो ये तो पूरा का पूरा y नहीं ले सकता ना, तो इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, y/2। यहाँ कितना लेना पड़ेगा, x/2। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, सीधा सा जवाब है y/x का। तो इसलिए आप केवल एक चीज ध्यान रखना कि पाथ डिफरेंस जो होगा उसी के हिसाब से आप लोग पी डेस को एक्सप्लेन करना। कैसे, आगे देखिए। आगे गए तो अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो पी डेस पर निम्निष्ट होगा। इसको निम्निष्ट को ठीक कर लेना, पी डेस पर क्या बनेगा, निम्निष्ट बनेगा। अब पूछिए क्यों। देखिए, अब पूरे तरंगाग्र को दो बराबर भाग में बांटिए। अब दो बराबर भाग में क्यों, लेमडा को आधा करना है, लेमडा/2 के टर्म पे लिखना है। तो AO और OB दो बराबर भाग हुए, AB स्लिट का बीच वाला हिस्सा O, AO और OB। A और O से जो पाथ डिफरेंस है कितने का होगा, लेमडा/2। लेमडा/2 का पाथ डिफरेंस होने का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण होता है अगर पाथ डिफरेंस लेमडा/2 हो। तो लेमडा/2 पाथ डिफरेंस में क्या बना, विनाशी व्यतिकरण बना। इसी प्रकार अगर OB की बात करें, OB डेस में भी पथांतर कितने का है, लेमडा/2 है। तो दोनों आधे हिस्से क्या बना रहे हैं, विनाशी व्यतिकरण बना रहा है। इसलिए पी डेस पॉइंट जो होगा वो मिनिमा का केस बनाएगा, निम्निष्ट बनाएगा। क्लियर है, मतलब सेंटर पे उच्चिष्ट बना था, उसके जस्ट बाद ऊपर की ओर, एक साइड की ओर या ऊपर की ओर कहिए, लेकिन ये वास्तव में ना हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। जैसे आपकी आंखें हैं ना दो ठो, और आगे की दीवार देखिए, तो आपकी दोनों आंखों को मान लीजिए AO, एक आंख को, दूसरे आंख को मानिए OB, और सामने जो दीवार दिख रहा है आपको ना, वो स्क्रीन है। तो स्क्रीन के बिल्कुल आपके आंख नाक के सीध में जो पॉइंट है उसको P लिख लीजिए। और थोड़ा सा इधर देखिए, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखिए, P के लेफ्ट साइड में देखिए तो उधर P डेस है, और राइट साइड में देखेंगे तो उतने ही दूर में फिर से P डेस दिखेगा। मतलब P के दोनों ओर साइमेट्री रहेगा। तो अगर एक साइड को P डेस को आप मिनिमा बोलेंगे तो दूसरे साइड भी P डेस पे मिनिमा ही बनेगा। इसी प्रकार अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा का हो जाए तो आप अपने उस वेव फ्रंट को 4 बराबर भाग में बांट दीजिए। 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो क्या होगा, पहले भाग के लिए लेमडा/2 विनाशी व्यतिकरण, दूसरे भाग का लेमडा/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तीसरे का, चौथे का। तो ये चारों के चारों आपस में मिलेंगे कहां, पी डेस पॉइंट पे, और पी डेस मतलब कोई नया पॉइंट पे, और वहां पे फिर से इन लोग विनाशी व्यतिकरण करेंगे। क्लियर है बात। तो देखिए आपने क्या कहा, a sin थीटा इक्वल टू लेमडा, तो थीटा इक्वल टू लेमडा/a। थीटा निकालने का क्या फायदा होगा, ये उस दिशा को बताएगा जहां पे पाथ डिफरेंस लेमडा होगा और निम्निष्ट बनाएगा। दूसरा पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है, 2 लेमडा। 2 लेमडा अगर पाथ डिफरेंस होगा तो इस इक्वेशन को क्या लिखोगे आप, साइन थीटा 2 साइन थीटा 2, ठीक है, 2 लेमडा/a। तो थीटा 2 किसको बताएगा, उस निम्निष्ट की दिशा को बताएगा जहां पे पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होगा। क्लियर है, क्लियर है। इसको लिखिए आप, अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा का हुआ तो हम लोग 4 बराबर भाग में इसको बांट देंगे, हर एक के लिए पाथ डिफरेंस लेमडा/2 होगा, इसलिए यहां भी निम्निष्ट बनेगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, और उसकी दिशा साइन थीटा 2 लेमडा/a होगी। अब मैं अगर पाथ डिफरेंस को n लेमडा कह दूं, n लेमडा कहूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे, n भागों में बांटेंगे। n भागों में बांटेंगे तो निम्निष्ट कहां बचेगा, थीटा n डायरेक्शन पे। तो थीटा n को क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा n n लेमडा/a। जैसे 2 लेमडा/a लिखे थे तो n लेमडा/a हुआ। ये थीटा n nth निम्निष्ट के पोजीशन को दिखाएगा, nth निम्निष्ट के डायरेक्शन को दिखाता है। ये बात तो हो गई मिनिमा की। अब आप बोलेंगे कि पिछले 15 मिनट से मिनिमा 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 ही बना है, तो क्या मैक्सिमा नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा भाई। अगर पाथ डिफरेंस को आप लेमडा/2 के टर्म पे बोलेंगे तो बनेगा ना।
अभी तो आप लोग बोले हो लेमडा है, फिर 2 लेमडा है, फिर n लेमडा है। तो इस केस में पाथ डिफरेंस अगर रहेगा तो निम्निष्ट बनेगा। सवाल ये उच्चिष्ट कब बनेगा। अब देखिए, पाथ डिफरेंस को अगर आप ये कहें, पाथ डिफरेंस को, इसको मैंने बताया ना थीटा एन जो होता है nth निम्निष्ट के डायरेक्शन को दिखाता है। ये जो n है इसकी वैल्यू 1 2 3 है। चलिए उच्चिष्ट पे चलते हैं। अब मान लेते हैं पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 है। लेमडा बाई 2 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि लेमडा पे डिस्कशन हो चुका है और सेंट्रल मैक्सिमा बना है कहां से, P से लेकर के P डेस तक, तो बीच में मिनिमा का सवाल ही नहीं होगा। मतलब 0 से लेमडा के बीच में लेमडा बाई 2 आएगा, उसको डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमा वाला हिस्सा है, वहां मिनिमा बन ही नहीं रहा। अब अगर आगे गए तो उस केस में पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 है। मैंने कहा था कि पाथ डिफरेंस के हिसाब से अपने वेव फ्रंट को उतने भागों में बांटना। तो कितने लेमडा बाई 2 है, 3। तो लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। तो पहला लेमडा बाई 2 विनाशी व्यतिकरण करेगा, दूसरा लेमडा बाई 2 विनाशी व्यतिकरण बने करेगा। पेयर बन रहे ना, दो के पेयर बन गए, 3 भाग में मतलब 2 भाग का पेयर बना, तीसरा भाग का पेयरिंग नहीं हुआ है। तो तीसरे भाग का पेयरिंग नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये लाइट जाएगा पी डेस पॉइंट पे और अपनी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ दे देगा। 3 भाग में मतलब 100 को 3 भाग में, तो 33% वहां ब्राइटनेस दिखेगा। इसी प्रकार अगर आप ये कहते, इसी प्रकार और एक बात कह देते तो हम लोग इसको चेंज कर सकते थे। मान लेते हैं ये 5 लेमडा बाई 2 है, 5 बराबर भाग में बांटिए, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। तो शुरू के चारों का पेयरिंग है, सबके सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, विनाशी व्यतिकरण करेंगे। पी डेस पॉइंट पे 5वां नंबर जाएगा, मतलब 20% वहां पे ब्राइटनेस रहेगा। तो जैसे जैसे सेंट्रल से दूर जाते जाएंगे मैक्सिमा की इंटेंसिटी उसके हिसाब से कम होते जाएगी। इसको भी समझिए आप, दोनों ही केस को, दोनों ही केस को समझ लिए। तो इस हिसाब से अगर आप अपने इक्वेशन को चेंज करें तो आप लिखेंगे a साइन थीटा एन 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होगा। थीटा एन उस डायरेक्शन को दिखाता है जिधर मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा एन 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2a। इस a को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। बोलिए कोई ऐसी चीज जिसको आपको लगे कि ये मेरे को समझ में नहीं आया हो। पी डेस को मिनिमा कब होगा, मैक्सिमा कब होगा और कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और उसके हिसाब से इक्वेशन नंबर 4 कैसे आएगा। यहां तक आपका पूरा पिक्चर क्लियर है। चलिए अब मैथमेटिक्स शुरू करते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी होगी, जिसके कारण मैंने आपसे कहा कि लेमडा बाई 2 मत लेना। चौड़ाई कितनी है, कैसे करें। चौड़ाई निकालने के लिए एक काम ये करना कि P से P डेस तक का जो डिस्टेंस है आपके डायग्राम में उसको x मान लेना। दूसरा काम ये करो कि जो स्लीट और लेंस L2 है ना उसको बहुत पास पास रखना। क्योंकि डायग्राम को क्लियर बनाने के लिए आपने दूर रखा है लेकिन है बहुत पास, इतना पास है, इतना पास है कि OP जो होगा ना वो लेंस के मिड पॉइंट से डिस्टेंस के इक्वल है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया नहीं आया? ओके, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये कहना है कि P से P डेस का डिस्टेंस x है, और मैं बोला था ना अपने आंख के नाक के बीच में वाले दीवाल और लेफ्ट वाला दीवाल और राइट वाला दीवाल, तो नीचे भी P डेस होगा, इधर भी x होगा। तो अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई निकालनी है तो आपको 2x पता होना चाहिए। तो 2x पता करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, x निकालने के लिए ट्रेंगल ढूंढिए। तो ये एक ट्रेंगल दिख रहा है OPP डेस, जहां पे ये 90 डिग्री है, और इस लेंस L2 को स्लीट के बहुत पास रखते हैं, इतना पास रखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना उस O पॉइंट के बिल्कुल नजदीक में रहता है, एकदम जुड़े हुए रहते हैं। मतलब इस पॉइंट से P डेस का दूरी जितना है उतना ही OP डेस की दूरी है। फिर आप ये मत बोलना सर ये एक्स्ट्रा का क्या करें, खा जाए इसको, नहीं भैया, डायग्राम के लिए आपने इसको दूर दिखाया था, है ये बहुत पास, ठीक। तो एक काम करिए, आप इसको लिखिए। क्या लिखेंगे
कि आपका इक्वेशन 3 और 4 जो होता है मिनिमा और मैक्सिमा के पोजीशन को दिखाता है और पी के दोनों और ये साइमेट्री में होते हैं। अब अगर हम लोग को विड्थ निकालनी है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, तो आप कहते हैं लेंस L2 को स्लिट के बहुत पास रख दिए तो ये जो OP डैश है यानी कि D जो होता है वो लेंस के फोकस के बराबर हो जाएगा। मतलब इस डिस्टेंस को OP डैश को आप F बोलिए। अब इसमें अगर हम लोग साइन थीटा लगाएं तो एंगल के जस्ट सामने लंब होता है तो साइन थीटा इक्वल टू पी डैश, और इसका 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है OP डैश। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है पीपी डैश बाई ओपी, पीपी डैश को x, ओपी को f कहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू x बाई एफ है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए तो आप लोग क्या निकाले थे, इक्वेशन 1 देखिए ना, ये 5 है, दिखा क्या निकाले हैं, लेमडा बाई ए, मतलब x बाई एफ को लेमडा बाई ए के इक्वल करेंगे क्योंकि ये भी उसी थीटा की वैल्यू है। इक्वल कर देते हैं अगर तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू इसको डबल कर देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई मिल जाएगी यानी कि w मिल जाएगा। x इक्वल टू एफ लेमडा बाई ए, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ अगर w होगा तो w इक्वल टू 2x आएगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू रखेंगे तो f लेमडा बाई ए, तो 2f लेमडा बाई ए ये आपके फ्रिंज की चौड़ाई है। अब फ्रिंज की चौड़ाई इस लेमडा पे डिपेंड करता है, किस तरीके से, अगर लेमडा का मान ज्यादा होगा तो W का मान भी ज्यादा होगा। मतलब अगर लाल रंग का प्रकाश उपयोग करेंगे तो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होंगी उसकी जो चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो ज्यादा होगी, बैगनी लेंगे तो कम होगी। क्लियर है बात। दूसरी स्थिति, ये जो स्लिट की चौड़ाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब स्लिट अगर बहुत चौड़ा रहेगा, स्लिट अगर बहुत चौड़ा रहेगा तो उस स्थिति में साइन थीटा का मान कम हो जाएगा। साइन थीटा का मान कम होने का मतलब थीटा का मान कम होना, थीटा का मान कम होने का मतलब क्या हो गया है, साइन थीटा का मान कम हो गया, कम हो गया मतलब रेशियो कम आ रहा है, इसलिए वहां पे चौड़ाई x की वैल्यू घट जाएगी, w की वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू को कम कर देंगे तो साइन थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा, साइन थीटा का मान ज्यादा होने से चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसको लिख लीजिए आप। पहला केस लिखिए कि ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी चौड़ाई तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करती है, तरंगदैर्ध्य का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है। दूसरा, अगर a के मान को बढ़ाएंगे, ज्यादा रखेंगे तो साइन थीटा का मान कम होगा, साइन थीटा का मान कम होने का मतलब है थीटा का मान कम होना, और इससे उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाएगी क्योंकि सेंट्रल जो सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और कम होने से दूर दूर हो जाएंगे। यहां तक आपका टॉपिक सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ वाला क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी मतलब जैसे मैंने कहा ना कि सेंट्रल जो होता है बहुत ब्राइट होगा, और फर्स्ट मैक्सिमा लेंगे तो आप बोले थे 33% ही आएगा, 3 लेमडा बाई 2 वाला केस। फिर बोले थे 5 लेमडा बाई 2 में 20%, अगले में उससे भी कम, अगले में उससे भी कम। तो सेंट्रल मैक्सिमा की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी और उससे दूर जाते जाएंगे तो तीव्रता कम होते जाएगी। कितना कम होगा, कैसे कम होगा, कैसे दिखेगा और कैसे पता चला मैथमेटिकली, वो बताइए। उसके लिए आप एक काम करिए, अपना टॉपिक चेंज करेंगे और लिखेंगे तीव्रता वितरण। अब इस पे ना दिमाग मत लगाओ कि क्या बना हुआ है, एनिमेशन डालना भूल गया हूँगा मैं। दूसरा है, इसमें मैं बहुभुज की विधि का उपयोग करूंगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं पढ़े थे हम लोग, त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, याद आया? उसी को यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे उसको देखिए। देखिए कुछ बातें जो आप पहले से जानते हैं, ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपने इसका कंस्ट्रक्शन भी लिखा है और इसका वर्किंग भी लिखे हैं। उस हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि यहाँ जो बीपी डैश है और एपी डैश है इसमें पाथ डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, ए साइन थीटा आएगा। अब मैं बोलूं ए से जो लाइट रे निकल रहा है और बी से जो लाइट रे निकला है इनमें फेस डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे फाई का। और फेस डिफरेंस को कितना लिखते हो आप,
2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस की अगर वैल्यू रख दें तो 2π/λ ए साइन थीटा इस AP डैश और BP डैश के बीच का फेस डिफरेंस है। यहां तक कहीं कुछ रोने गाने का मन हो तो एक बार बता सकते हैं आप, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अब अगर आगे जाते हैं तो एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए। क्या चीज को ध्यान से समझेंगे? मेरे को बहुभुज का नियम यहां लगाना है। बहुभुज का नियम लगाने के लिए देखिए, आपने कहा कि अगर ये बी से जो लाइट रे निकल रहा है वो इधर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा, तो मैं बोलता हूं इसमें मान लेते हैं इस यहां से कोई लाइट रे निकलेगा उसके रेस्पेक्ट में, जैसे एक लाइट रे यहां से निकल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इसमें कितने का फेज डिफरेंस आया मान लेते हैं, फाई का। फिर ये वाला भी तो डिफ्रेक्ट होगा ना यहां से, ये वाला, तो इसमें भी कितने का आएगा, फाई का। तो टोटल डिफ्रेक्शन कितने का हो गया, 2 फाई का। पहले का फाई, दूसरे का भी फाई, दोनों मिलके 2 फाई। इसको समझने के लिए आप अपने इस स्लिट को n पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये n है ना, गिनना मत कि 1 2 3 4 5 ही तो है, n पार्ट है। अब इस n पार्ट में से ये पहला स्लिट है, ये दूसरा है। अब कोई लाइट रे जो पहले से निकल रहा है वो डिफ्रेक्ट होगा किधर, 2 के डायरेक्शन में। तो 2 के डायरेक्शन में अगर डिफ्रेक्ट होगा तो यहां एंगल कितने का बना, फाई का। मतलब 1 और 2 स्लिट के बीच में कितने का फेस है, फाई का। अब 2 और 3 के बीच में अगर देखना चाहें तो लाइट रे जो 2 से निकल रहा है, यहां 2 से जो आया है ये फिर से कितने एंगल पे चला गया, ये वाला एंगल फाई का। तो टोटल एंगल कितने का हुआ, ये 2 फाई का। मतलब स्लिट 2 और 3 के बीच का फेस डिफरेंस कितना है, 2 फाई का है। वैसे ही अगर 3 और 4 के बीच का देखें, 3 और 4 के बीच में देखेंगे तो 2 फाई हुआ, ये वाला 2 फाई हुआ। अब ये जब डिफ्रेक्ट होकर इधर चला जाएगा तो टोटल कितने का आएगा, ये 3 फाई का हुआ। मतलब 3 और 4 के बीच का फेस डिफरेंस कितने का है, 3 फाई का। वैसे ही 4 और 5 के बीच का पूछूं तो कितना बोलेंगे आप, 4 और 5 के लिए पूछूंगा तो कितना बोलेंगे जी, 4 और 5 के लिए 4, 5 और 6 के लिए 5। और वैसे ही n-1 और n के लिए अगर फेस डिफरेंस पूछूं तो आप लोग बोलेंगे n-1 फाई का फेस आएगा। इस तरीके से अगर इसको दिखाएं, बड़ा सा एक आर्क बना सकते हैं आप, ऐसा बहुत बड़ा सा आर्क बनेगा यहाँ, सर्कल का, उस आर्क का अगर सर्कल बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ मैं अपने हिसाब से एक आर्क इमेजिन कर लिया। ये सब आर्क बनाएंगे और इसका जो फाइनल पोजीशन है और अंतिम पोजीशन है आपके आयाम को दिखाएगा। क्लियर है? यहां क्या दिखा आपने, हर एक जो तरंग है उसका आयाम a है। मतलब यहां से ये ऐसे डिफ्रेक्ट होकर ये वाला पॉइंट बनाएगा, फिर ये वाला पॉइंट बनाएगा, ऐसे करते 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 कितने a हैं, n नंबर के a हैं। पहले वेव का a, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठवें का, nवें का, तो सारे a मिलेंगे तो ये आर्क बनेगा। कितने a मिले हैं जी, n a मिले हैं। तो इस आर्क की लंबाई कितनी है, n a है। आर्क की लंबाई कितनी है, n a है। और इसका आयाम मान लेते हैं r है। ये जो एम्पलीट्यूड है, परिणाम है, ये वाला जो परिणाम बनेगा अंतिम और प्रारंभिक का, उसको r मान लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं दिखाता हूं आपको। इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, देखिए आर्क तक को बात क्लियर है। अब एक लाइट रे, ये आर्क हुआ, ये इसका परिणाम हुआ। एक लाइट रे निकला है इधर, किस एंगल पे, मान लेते हैं अल्फा एंगल पे। दूसरा, अब विवर्तन होते 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 अंतिम वाला किधर जाएगा, इधर, किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे। ये दोनों एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितने का होगा, 180 - 2 अल्फा। तो ये एंगल कितने का होगा जी, ये दोनों मिलके तो 180 होना चाहिए। तो 180 - 2 अल्फा ये है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 2 अल्फा। लिखो मत, है 2 अल्फा। क्लियर है यहां तक?
चूंकि ये आर्क है और आर्क किसका होगा, किसी सेंटर के, मान लेते हैं ये सेंटर है और ये दोनों रेडियस हैं ओ एक्स ओ जेड, और एक रेडियस और ले लीजिए ओ वाई, सर्कल है ना ये। अब ध्यान ये दीजिएगा कि आपके पास ये जो आर है इसके दो बराबर भाग हैं, एक भाग है जेड एन और एक भाग है एन एक्स। ये दो बराबर भाग हैं, मतलब अगर कोई एन एक्स बता दे तो उसका डबल करके आर कर सकते हैं, या कोई जेड एन बता दे तो उसका डबल करके आर किया जा सकता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ट्रेंगल पता करिए और वहाँ से या तो एन एक्स निकाल के दिखा दीजिए या फिर जेड एन निकाल के दिखा दीजिए, ताकि मैं उसको दुगना करके आर निकाल सकूँ। इसके लिए क्या करोगे आप, देख भाई, एक चीज़ तो बचपन में जानते हैं, ये जो टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा और जो ये त्रिज्या होती है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा बोले हो आप, तो इस एंगल को आप पक्का बोलने वाले हैं 90 माइनस अल्फा। ठीक, सिमिलरली ये वाला एंगल बोलिए कितना, 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना है, 90 का है, ये है 90 माइनस अल्फा, ये है 90, तो ये इसको आप बोलने वाले हो अल्फा। जोड़ के देख लो भैया, 180 होना चाहिए। 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस अल्फा इक्वस टू 180 आ गया। तो उसी प्रकार ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, लिख लीजिए। लिखा, यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखना, ये जो 2 अल्फा है वो प्रारंभिक तरंग और अंतिम के बीच का फेज डिफरेंस के बराबर है। मतलब 2 अल्फा कहने का मतलब जो फाई निकाले थे आप वो है, और फाई की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा है। और कोई डाउट, यहां तक तो डाउट नहीं है, लेकिन डाउट ये है कि ये भैया आर कितना होगा, ये कैसे निकलेगा, वो बताइए। तो इसके लिए आप एक काम करिए, देखिए, एक त्रिभुज लीजिए। कौन सा त्रिभुज लिया, ओ एन एक्स। यहां अल्फा है, अल्फा के सामने लंब लंब, और 90 के सामने कर्ण कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एंगल बना साइन अल्फा। एन एक्स की वैल्यू मान लेते हैं रेडियस आर है, तो एन एक्स की वैल्यू आर साइन अल्फा। तो बोलिए आर की वैल्यू कितनी, जल्दी। आर की वैल्यू आप लोग पक्का बोलोगे इसका डबल, 2 आर साइन अल्फा। क्लियर है, लेकिन आर तो आपने माना है कितना, ये आर निकालना है। कुछ मत करिए, आप लोग ना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या भी सुने हैं। एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, मतलब देखिए, आर 2 अल्फा और ये पूरा का पूरा आर्क, इस आर्क की लंबाई आप लोग को याद है कितना बोले थे आप, छोटे 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 आयाम मिले हैं कितने, ए एन बार, तो एन ए आर्क, रेडियस आर, एंगल 2 अल्फा, क्या बना 2 अल्फा इक्वल टू एन ए बाई आर, आर को इधर ले आए, 2 आर इक्वल टू एन ए बाई अल्फा, 2 आर की जगह एन ए बाई अल्फा रख दीजिए, तो आर की वैल्यू आपके पास है एन अल्फा बाई अल्फा साइन अल्फा। अब तीव्रता निकालिए, देखिए मैंने बोला था ये परिणामी आयाम है आर, और आयाम का वर्ग स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये 12th में फॉर्मूला देखे थे आप डायरेक्ट। ठीक, तो ये खत्म हो गया, समझ में आया, समझ में तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि लिखेंगे कैसे। ऐसे लिख देंगे तो थोड़ी हो जाएगा ये। तो लिखने के लिए भाई पहले ये डायग्राम कैसे बना उसको बताना। कैसे बना, तो आप लोग बोलना कि फेस में छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, एम्पलीट्यूड में छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बदली हैं। अब ये दोनों चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी सी बदली हैं तो एक आर्क बना है जिसकी लंबाई एन ए है, और इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल एक यहाँ पे मान सकते हो आप, या तो इस तरीके से यहाँ m लिख देना और इधर n लिख देना, तो ये एंगल 2 अल्फा है या ये एंगल 2 अल्फा है। तो छोटे छोटे फेज डिफरेंस में चेंज हुआ है, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड मिले हैं, तब जाके एक आर्क बना है। उस चीज को आप पहले लिखो। अब यहाँ जो एन ए है इसको हम लोग कैपिटल ए लिख लेते हैं, तो आर इक्वल टू ए साइन अल्फा बाई अल्फा आएगा, आर इक्वल टू ए साइन अल्फा बाई
अल्फा आएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करें, अब आई निकाल देंगे। एकदम आसान काम है, एकदम आसान सा काम है, आई निकालेंगे। आपका डेरिवेशन खत्म हो गया, टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक कंप्लीट तो समझ में आ गया ना? नहीं आया होगा। अब डाउट ये होगा कि लिखें कैसे, डेरिवेशन तो छोटा हो गया, तो इसको लिखना है तो वही लिखना ना भाई कि डायग्राम कैसे बनाए हैं, अभी तो बोला हूं मैं। चलिए कैसे लिखेंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहला चीज आप क्या निकाले थे? सबसे पहला चीज आपने कहा था कि ए से और बी से जो लाइट रे निकल रहा है उनके बीच का पाथ डिफरेंस तो हम जानते हैं, लेकिन फेस डिफरेंस नहीं जानते। तो मैंने कहा था आपको कि ए से पी डेस और बी से पी डेस के बीच का फेस डिफरेंस पहले निकालिए। निकालिए। तो फेस डिफरेंस कितने का आया? 2π/λ पाथ डिफरेंस आएगा। और लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू फाई इक्वल टू 2π/λ ए साइन थीटा, ये फेस डिफरेंस निकल के आ गया। क्लियर? पहला लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब अगला लाइन। डायग्राम में आपने कहा कि हमारे पास जो स्लीट ए बी है उसको एन छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे और उससे जो ए आयाम के वेव निकलेंगे, ये देखो ए, ये जो ग्रीन ग्रीन एरो बना है ये ए, और इसमें छोटे से फेस डिफरेंस आते जाएंगे, फाई 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 का, लास्ट में n-1 फाई तक हो गया है। तो उस केस में आपके पास क्या बचा? ये पूरा, ये पूरा ए ए ए ए ए, ए मिले तो एन का आर्क बना था और ये आर बना है, लिखा। और चूंकि ऐसा है इसलिए हम लोग बहुभुज के नियम को फॉलो करेंगे। जो चीज मैं समझा दिया हूं उसको रिपीट मत करना, उसको दिमाग में रख के लिखना सीख रहे हो आप। अब यहां तक लिख लिए ना? चलिए आगे जाते हैं। आगे गए तो आपका ये कहना है कि मेरा ये जो डायग्राम बना है ना उसमें आयाम ये बहुत छोटे छोटे हैं और सब के सब जब आपस में मिले हैं तो एक आर्क XYZ बना लिया है और इससे दो वेक्टर निकल रहे हैं शुरू और लास्ट में। इन दोनों वेक्टर के बीच में जो कलांतर है वो फाई का है और आर्क का जो लेंथ होगा टोटल आयाम को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर आर्क की लंबाई निकालेंगे तो ए कितने बार? n बार। तो आप क्या कहेंगे कि मेरे इस डायग्राम में ये वाला ए एन नंबर ऑफ, तो लेंथ ऑफ द आर्क Na, और इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब यहां पे जो एंगल बना है, यहां पे जो एंगल बना है उसको आपने कहा 2 अल्फा है और ये जो 2 अल्फा है इसी को आपने फाई कहा था। ए और बी के बीच का जो फेस डिफरेंस होगा उन्हीं के बीच का एंगल अल्फा 2 अल्फा है। तो आपने कहा था कि 2 अल्फा को मैं फाई लिखूंगा, तो फाई की वैल्यू रख दीजिए ना भैया। तो 2 अल्फा की वैल्यू 2π/λ ए साइन थीटा है। इक्वेशन 1, 2 और 2 को काटना मत, नहीं तो आधा एंगल मिल जाएगा। आधा एंगल मतलब अगर स्लीट के दो हिस्से होंगे AO और OB वाला केस लग जाएगा। तो आप 2 अल्फा निकाले हैं जो फाई के इक्वल है, तो 2π/λ ए साइन थीटा। फिर आगे क्या किए थे मेरे को याद नहीं आ रहा, और आगे करना बताया था ना भैया। उसके बाद आगे क्या निकला था, तब जाके आर की वैल्यू निकाले थे आप। क्या क्या किए हैं आगे? आपने कहा था कि भाई एक आर्क बनाया है, उस आर्क का सेंटर O है, रेडियस R है और आर्क जो बना है वो XYZ है। ऐसे बोले थे ना? यही बोले थे ना आप? R रेडियस है, एक आर्क है और ये है, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और आपने ये कहा था कि R जो होगा ना वो Zn और Nx के बराबर है, मतलब दोनों के ऐड के, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोई एक ठो बता दो तो मैं R निकाल दूं। इसी क्रम में आपने एक ट्रिंगल लिया है ONX, ढूंढिए ONX दिखा आपको कि नहीं? मेरे को तो दिख गया ONX, और ये 90 डिग्री मतलब 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने लंब, तो साइन अल्फा अगर निकालें तो NX/OX
यानी कि nx/r। बोलिए हाँ। तो nx की वैल्यू r साइन अल्फा। बोलिए कैपिटल R की वैल्यू कितनी? तो आप बोलेंगे Zn nx। तो ये कितना आएगा? 2nx। 2nx आया तो 2nx आया R की वैल्यू। भैया तो इसको रखिए ना, तो कितना हो गया R? R को आपने कहा 2r साइन अल्फा। इसके बाद क्या किए थे जी? R निकालने के लिए पता नहीं यार क्या किए थे, लेकिन कुछ तो किए थे। क्या किए थे? नोट किए हैं? देखिए तो एक बार। ये हो गया 2r साइन अल्फा। फिर आपने कहा था कि भाई ये r तो हमने माना है, एक फॉर्मूला और जानते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगल कितने का है? 2 अल्फा का। आर्क कितने का है? एक्स वाई जेड का। और रेडियस कितने का है? आर का। सबका मान रखिए 2 अल्फा, आर्क और रेडियस। आर की वैल्यू एन ए। तो 2 अल्फा इक्वल टू एन ए बाई आर। तो आर को ट्रांसफर कर देंगे अगर, तो हमारे पास मिला 2r इक्वल टू एन ए बाई अल्फा। इस मान को रख दीजिए 2r की वैल्यू को। तो r की वैल्यू a साइन अल्फा बाई अल्फा। ये जो कैपिटल A है वास्तव में एन ए को आपने कैपिटल A माना है। इक्वेशन नंबर 11 निकल गया है, कैपिटल A को एन ए माना है। अब आप बोलोगे कि अगर आयाम है तो तीव्रता आयाम का वर्ग होगा, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आपकी इंटेंसिटी आई को दिखाएगा। बोलिए हाँ। आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। इस क्रम में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है? आई की वैल्यू। अब आई मैक्सिमा कब होगा? सेंट्रल मैक्सिमा। सेकेंडरी मिनिमा कब होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा कब होगा? इस पे आप डिस्कस कर लो। बता दो किस किस केस में होगा। तो मैं बोलूं कि आई का जो मान है वो अधिकतम कब होगा? तो आप बोलोगे आई का मान अधिकतम कब होगा? जब वो सीधे सीधे जाएगा, थीटा एंगल में डेविएशन नहीं होगा, मतलब थीटा की वैल्यू जीरो होगी। थीटा की वैल्यू जीरो कहने का मतलब ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है बाई अल्फा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपको 1 चाहिए। इसकी वैल्यू आपको 1 चाहिए। तो आपको पता है साइन अल्फा बाई अल्फा यानी कि साइन ए बाई ए इक्वल टू 1 होता है इफ ए इज टेंस टू 0। उस केस में देखिए अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली वेरी स्मॉल, तो उस केस में साइन अल्फा बिकम अल्फा, तो अल्फा बाई अल्फा इज 1। तो उस केस में आई की वैल्यू ए स्क्वायर को ना मैं आई नॉट लिख दूं तो चलेगा क्या? इसको आई नॉट लिख दीजिए। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर हुआ। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कंडीशन की बात करते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कैसे होगा। तो आपका कहना है कि आई बिकम आई नॉट अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब सीधे सीधे जाए। और फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो मतलब अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं करना, अप्रॉक्स वेरी स्मॉल कर देना। तो उस केस में देखो थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो लाइट रे सीधे सीधे जाएगा और पी पॉइंट पे मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बना। बोलो हाँ। लेकिन अगर थीटा एंगल पे ये डेविएट हुआ है तो पी डेस बन गया है। टेंशन दिया था, बहुत सारा कैलकुलेशन करवाया है, बोला था पाथ डिफरेंस निकालो और बताओ, वहीं पे तो हम लोग इतना बड़ा डेरिवेशन किए। तो आपका कहना है कि i इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर को i इक्वल टू आई नॉट तभी लिखेंगे जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। कब होगा? लिमिट अल्फा इज टेंस टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 1। तो इस केस में i इक्वल टू आई नॉट अधिकतम सेंट्रल मैक्सिमा वाला केस है। चौड़ाई निकाले थे, इंटेंसिटी बता दिए। आगे चलिए, आगे गए तो नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं, अब निम्निष्ठ की बात करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि निम्निष्ठ पे बात शुरू हो गई तो लंबा चलेगा। नहीं नहीं, बहुत छोटा सा डिस्कशन है। आई की वैल्यू जीरो करनी है या मिनिमम करना है? फॉर्मूला ये है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। आप सीधा सा कह सकते हैं कि इसको जीरो कर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा, या इसको जीरो कर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा। लेकिन भैया अल्फा की वैल्यू जीरो मत करना।
अगर अल्फा की वैल्यू जीरो किए या लगभग जीरो किए तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। यार ये तो बड़ा विचित्र हो गया कि इस वैल्यू को जीरो तो करना है लेकिन अल्फा को जीरो नहीं करना है, क्योंकि साइन जीरो ही तो जीरो होता है ना? नहीं भैया, साइन पाई भी जीरो होता है, 2 पाई भी जीरो होता है, 3 पाई भी जीरो होता है। तो जीरो होने के अनलिमिटेड ऑफर हैं, बस अल्फा की वैल्यू जीरो मत करना। तो आप लोग ये भी तो कह सकते थे सर इतना टेंशन क्यों दे रहे हैं, आई नॉट को अगर जीरो कर देंगे तो आई तो ऑलरेडी जीरो हो गया। एकदम आसान सा, एक लाइन में। अगर इस आई नॉट की वैल्यू को जीरो कर दो तो आप बोल सकते हो कि आई की वैल्यू जीरो है, लेकिन आई नॉट मतलब आयाम, आयाम मतलब जीरो। आयाम को, एम्पलीट्यूड को अगर किसी वेव के जीरो कर दें तो आपका कहना ये होगा कि अगर एम्पलीट्यूड जीरो हुआ, वेव ही नहीं है, वेव ही नहीं है तो डिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, डिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो कहाँ का मिनिमा, कहाँ का मैक्सिमा, कहाँ का कुछ, सब खत्म। तो भैया ये वाला ऑफर आपका गलत है। लिख देना कि अगर आई नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे तो कोई वेव फ्रंट ही नहीं रहेगा, इसलिए जीरो इसको करना है और ऐसे करना है कि अल्फा की वैल्यू जीरो ना हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, उसी तरीके से माइनस में भी हो तो चलेगा। मतलब प्लस माइनस एम पाई, जहां एम की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। ये दो ऑफर दिया आपने, एक को जीरो करो या दूसरे को जीरो करो। तुमने कहा भैया हम लोग इसको जीरो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो विवर्तन ही नहीं होगा, तो डेरिवेशन और टॉपिक ही खत्म। तो काहे का डेरिवेशन? तो ये वाला हिस्सा को जीरो करना है, लेकिन इस शर्त पे करना है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब मैं बोलता हूं कि ये जो साइन जीरो है वो कब जीरो होता है, तो बोले पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो आपने कहा एम पाई और एम की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस एम पाई है। उस स्थिति में आप लोग को निम्नलिखित मिलेगा। अल्फा की वैल्यू अगर इस बेस में है तो पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, या माइनस पाई है, -2 पाई है, -3 पाई है, तो आपको निम्नलिखित मिलेगा। लेकिन निम्नलिखित, दो निम्नलिखित के बीच में उच्चिष्ट बनता है, मतलब पाई और 2 पाई के बीच में। बीच में मतलब कौन सा एंगल? पाई और 2 पाई के बीच में कौन सा एंगल बनेगा जी? आधा एंगल नहीं बनेगा, 90। नहीं नहीं नहीं, जीरो और पाई के बीच में आधा एंगल बनेगा यार। पाई और 2 पाई के बीच में तो 1.5 पाई बनेगा, और 2 पाई और 3 पाई के बीच में 2.5। तो यहाँ पे उच्चिष्ट बनेंगे। बड़ा कंफ्यूजन सा कैलकुलेशन हो गया लिखने सिखाते सिखाते। चलिए, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस एम पाई है। अब हम लोग अपने कैलकुलेशन को आगे लेके चलते हैं और सेकेंडरी मैक्सिमा निकालते हैं। तो मैक्सिमा कब होता है? डी आई बाई डी अल्फा इज जीरो। आई की वैल्यू रखिए आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर। अल्फा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 सामने गया, 2 आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा। फिर साइन अल्फा बाई अल्फा का डिफ्रेंशिएशन होगा डिवीजन मेथड से, तो अल्फा ऊपर जाएगा, साइन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन अल्फा और अल्फा का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। ये आपका आया 2 आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई अल्फा। क्लियर है? डिवीजन वाला डिफ्रेंशिएशन तो बनता होगा, इक्वल टू जीरो। अब ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट बेचारा तो इधर आके खत्म हो गया। इसमें आप बोलते हैं कि हम इसको जीरो नहीं करेंगे, इसको जीरो करने का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है और वो मिनिमा दिखाता है। अगर इसको जीरो जैसी करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमा बोलेंगे। और बात किसकी हो रही है? उच्चिष्ट की, मैक्सिमा की। तो मैक्सिमा के लिए इसको हटाइए, इसको जीरो लगाइए, यहाँ पे स्क्वायर है भैया। अब अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। तो अगर इस प्रोडक्ट को जीरो लाना है तो इसमें या तो ये जीरो होना चाहिए या ये। तो आप लोग बोल रहे हो ये ऑफर तो वो खत्म हो चुका है, निम्नलिखित निकाल चुके हैं, बचा है ये ऑफर। तो ये अल्फा स्क्वायर इधर गया, क्या बचा? अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। ये दोनों को एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं, सेम वेरिएबल के। तो y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू 10 अल्फा दो इक्वेशन बना लीजिए। y इक्वल टू अल्फा के लिए ग्राफ प्लॉट करिए, अल्फा के डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए, और y इक्वल टू 10 अल्फा भी लीजिए, उसके लिए भी एक ग्राफ प्लॉट करिए उसी में।
तो y इक्वल टू अल्फा वाला ग्राफ और y इक्वल टू 10 अल्फा वाला ग्राफ जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो सेकेंडरी मैक्सिमा को बताएगा। क्या क्या बोला? मैं बोला कि भाई ये जो आपने इक्वेशन लिया है उसको अलग अलग लिखिए, दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करिए और जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे मैक्सिमा बनेगा। तो पहला y इक्वल टू अल्फा एक तो स्ट्रेट लाइन है और 10 अल्फा वाला तो पता है आपको जिग जैग करके चलता है ना, क्योंकि 10 जीरो तो जीरो और 10 90 तो अनंत, याद है ना। इसी बेस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। एक ग्राफ बनाइए, ठीक है। किसके लिए बना? y इक्वल टू अल्फा के लिए। अब y इक्वल टू 10 अल्फा के लिए अगर ध्यान दें तो ये जीरो है, ये किस एंगल पे होगा? मान लेते हैं पाई एंगल पे, ये माइनस पाई। अब पाई और माइनस पाई के बीच में अगर आप y इक्वल टू 10 अल्फा देखें तो अल्फा की वैल्यू जीरो तो 10 की वैल्यू जीरो। यहां मिडिल में कितना है? ये वाला एंगल मान लेते हैं पाई बाई टू। पाई बाई टू से पहले यहाँ पे कितना है? पाई बाई फोर। पाई बाई फोर पे वन, ये वन आया यहाँ तक बढ़ा और जैसी पाई होगा ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो गया, ये अनंत पे गया। वैसे ही अगर नेगेटिव डायरेक्शन पे आएंगे तो जैसे यहाँ पे आया माइनस पाई बाई टू, ये वापस आपका ग्राफ इनफाइनाइट पे चला जाएगा। क्लियर है बात? अगला अगला देखिए, अगला यहाँ पे आ गया, ये पाई था, ये टू पाई। अब टू पाई है यहाँ तो माइनस टू पाई होगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में थ्री पाई बाई टू। थ्री पाई बाई टू मतलब 10 3 पाई बाई टू, इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पाई रख दिए हैं, पाई रख दिए हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आया तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जीरो हुआ और उसके बाद ये अनंत हो गया। वैसे ही माइनस डायरेक्शन के लिए भी अब इसी तरीके से आप अलग अलग वैल्यू के लिए 10 का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके के ग्राफ आएंगे। अब देखिए y इक्वल टू अल्फा और ये जो ग्राफ है वो 10 अल्फा के हैं। ये येलो वाला नहीं ना, ये तो केवल वैल्यू बता रहा था कहाँ तक, ये बॉर्डर के लिए है। तो ये एक दूसरे को कहाँ कट किए? देखिए जीरो पे दोनों एक दूसरे को कट किए, अल्फा की वैल्यू जीरो। उसके बाद कट किया है यहाँ थ्री पाई बाई टू पे, ये निगेटिव डायरेक्शन में भी माइनस थ्री पाई बाई टू पे। वैसे ही फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू एंड सो ऑन। तो अल्फा की अगर वैल्यू जीरो प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस फाइव बाई टू एंड सो ऑन अगर हुआ तो आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। क्या समझ में आया? जीरो और पाई के बीच में मैक्सिमा और पाई और टू पाई के बीच में मैक्सिमा। पाई और टू पाई के बीच में मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3 पाई बाई टू। इस तरीके से आपके पास 12th वाला ये डायग्राम बनता है कि पाई पे मिनिमा, 2 पाई पे मिनिमा, 3 पाई पे मिनिमा। वैसी नेगेटिव डायरेक्शन के लिए भी सेम केस है। बट इन बिटवीन आपने कहा है पाई और 2 पाई के बीच में 3 पाई बाई टू बनेगा, 2 पाई और 3 पाई के बीच में भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। अब मैं पूछूं कि ये अगर I1 है, यहाँ पे पहली मैक्सिमा है, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ रख के देखिए ना, ये I1 अगर मान लें इसको, तो I1 के लिए अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाई टू, तो साइन 3 पाई बाई टू जीरो, सॉरी 1, और यहाँ 3 पाई बाई टू, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाई 3 पाई का स्क्वायर यानी कि 4I0 बाई 9 पाई का स्क्वायर I1 की वैल्यू। वैसे I2, I3, I4 आप निकाल सकते हैं। ये है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। समझ में आया होगा? लेंदी है बट बहुत ध्यान से देखिए और नोट करते हुए देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा।